एक बार बड़ौदा के राजा के जो मुख्य द्वार होता है महल का, उस महल पर ड्यूटी देने वाला संतरी को एक व्यक्ति चिट्ठी देके जाता है और चिट्ठी देते हुए कहता है कि इस चिट्ठी को आप राजा साहब के पास पहुंचा देना। राजा साहब होते हैं गायकवाड़, उनके पास चिट्ठी पहुंचाई जाती है और उस चिट्ठी को सार्वजनिक रूप से सुनाया जाता है। जब दरबार चल रहा था, जब उसमें चिट्ठी को सुनाया जा रहा था, तो सबके सब लोग हैरान थे, परेशान थे। दरअसल हैरान करने वाली बात ये थी कि उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ था कि आपके दरबार में जितने भी बूढ़े लोग काम कर रहे हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो काम करने में सक्षम नहीं हैं, उन सबको सेवा मुक्त कर दीजिए। और सेवा मुक्त करने के साथ साथ उनको 5-5 बीघा ज़मीन देनी है और पैसे देने हैं, दौलत देनी है, जिससे कि वो अपना नया काम शुरू कर सकें। और जब ये काम आप करो तो पूरे शहर में एक डंका बजवाना और कहना कि हमने ये काम कर दिया है। यदि तुमने ये काम नहीं किया तो गायकवाड़ जो राजा हैं उनको, उनके परिवार के एक एक सदस्य को मार दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी। जब ये चिट्ठी पढ़ी जा रही थी, पढ़ते पढ़ते साथ में उसका नाम भी पढ़ा गया, तो पूरे महल के अंदर चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिरकार किसी इंसान में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती कि जो राजा साहब को मारने की धमकी दे रहा है। उसके बारे में जब पता लगाया जाता है तो सबके सब लोग देखकर सुनकर उसके बारे में वाकई आश्चर्यचकित थे कि एक इतना कम उम्र का व्यक्ति, एक इतनी कम उम्र का एक जो भी एक लड़का है, वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। आज की कहानी उसी लड़के की है जो आगे चलकर बहुत बड़ा डाकू बनता है और वो यहाँ से हिंदुस्तान की सरहद को पार कर कर पाकिस्तान पहुँच जाता है। उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कई ऐसे किस्से हैं जो कई कहानियों में, कई किताबों में छपे हैं, जिसको सुनकर सबके सब लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक जगह है काठियावाड़। दरअसल वहाँ का एक बागनिया दरबार लगता है और बागनिया दरबार में एक 10-12 साल का एक बालक रोज़ वो महल के किनारे पर आता था जहाँ पर संतरी बैठता है, आकर खड़ा हो जाता था। संतरी उससे पूछता था कि तुम क्या बात है, तुम रोज़ चक्कर लगाते हो। वो कहता है कि साहब मेरे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, 2 रोटी का हिल्ला हो जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। मैं कुछ कमाना चाहता हूँ, मुझे नौकरी दे दो। अब वो दरबार पर खड़ा हुआ, मुख्य द्वार पर खड़ा हुआ एक संतरी, उसकी क्या बिसात थी। वो उस बच्चे को टहलाकर ऐसे भगा दिया करता था या कोई ना कोई बहाना कर दिया करता था। लेकिन जब रोज़ वो व्यक्ति आता है, बच्चा आता है, तो उसके बाद संतरी भी टूट जाता है और ये बात फिर अपने उच्च अधिकारियों तक कहता है। उच्च अधिकारी उस व्यक्ति के, उस बच्चे को बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि तुम क्या काम कर सकते हो। काम कुछ जानता नहीं था। तभी एक बुज़ुर्ग व्यक्ति कहता है, इस बच्चे को आप मुझे दे दो और जो अस्तबल में मैं अकेला पड़ जाता हूँ, इतने सारे जो घोड़े हैं उनके साथ उन्हें खिलाने पिलाने में, उनको नहलाने धुलाने में ये मदद करेगा। वो बच्चा 10-12 साल का ज़रूर था, लेकिन वो उसकी कद काठी उससे ऐसा लगता था कि 15-16 साल के आसपास का है। अब उसने उस बुज़ुर्ग व्यक्ति के साथ रहकर काम करना शुरू कर देता है। लगभग 70 घोड़े होते हैं। घोड़े एक से बढ़कर एक थे और राजा साहब को उन घोड़ों को पालने का, उनके साथ जंगल में जाकर शिकार करने का एक शौक़ था। उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उस बच्चे ने जब उनके साथ काम करना शुरू किया, कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। पूरे अस्तबल की जिम्मेदारी अब इस बालक पे आ जाती है। अब ये बालक ही पूरे अस्तबल को संभाला करता था। घोड़ों से इतनी दोस्ती, इतना प्रेम हो जाता है कि जैसे वो दौड़ते थे उनके साथ दौड़ने की कोशिश करता था, उनकी घुड़सवारी करने की कोशिश किया करता था। अपनी कम उम्र से कहीं ज़्यादा वो इतना ज़्यादा बुद्धिमान बच्चा, और वो धीरे धीरे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे काम करना शुरू कर देता है। राजा साहब को शौक़ होता था शिकार खेलने का और वो जब शिकार पर जाया करते थे, घोड़ों से जाया करते थे और साथ में उनके 1-2 लोग वैसे जाया करते थे। क्योंकि इस बालक को घोड़ों को काबू में करने की कला थी, इसलिए इसको भी साथ लेके जाया करते थे। लेकिन ये कभी घोड़े पर बैठ के नहीं जाता था, वैसे आम लोगों की तरह पैदल पैदल दौड़ता था। घोड़ों के साथ दौड़ने की कोशिश करता था, इसलिए घोड़ों जैसा दौड़ता था और उसकी दौड़ को देखकर राजा साहब भी हैरान होते थे। कहते थे कि इस बच्चे के अंदर कितनी फुर्ती है। वक्त बीतने लगता है, वो वहाँ पर नौकरी करने लगता है, अच्छा खाना मिलता था, सेहत भी उसकी मजबूत हो रही थी, वो कद काठी से भी अच्छा हो रहा था। एक बार राजा साहब के यहाँ पर खेल कूद की प्रतियोगिताएं हो रही थी। बहुत दूर दूर के खिलाड़ी वहाँ पर आए हुए थे। लोगों ने उस बालक से भी बोल दिया कि तुम्हें भी इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना चाहिए। तो सबसे पहले वो दौड़ में ही हिस्सा लेता है और दौड़ में हिस्सा लेने के बाद उसका दूसरा स्थान आ जाता है। अब इसके अंदर जो इस आत्मविश्वास था, इसका कॉन्फिडेंस था, इस बालक का बढ़ जाता है। बालक का नाम होता है भूपत सिंह चौहान। प्यार से इसको भूपत ही बोला करते थे। अब कहते थे, भूपत तुमने ये पुरस्कार जीत लिया है। पहला पुरस्कार जीतता है और राजा साहब के जाकर चरणों में रख देता है। कहता है, राजा साहब अगर आपने मुझे यहाँ जगह नहीं दी होती तो मैं कभी भी इस पुरस्कार को नहीं जीत पाता। फिर राजा साहब उसका हौसला अफजाई करते हैं। एक प्रतियोगिता और होती है, उसमें भी हिस्सा लेता है, सेकंड स्थान लेता है। ठीक इसी तरह से पहली बार जब प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहा था
7 अलग अलग प्रतियोगिताओं में, चाहे वो घुड़सवारी हो, चाहे वो गोला फेंक हो, चाहे वो भाला फेंक हो, इस तरह से 7 प्रतियोगिताओं में सेकंड स्थान ही प्राप्त करता है और 7 के 7 पुरस्कार को वो राजा साहब के कदमों में रख देता है। कहता है ये पुरस्कार आपके लिए हैं, ये पुरस्कार आपके हैं। राजा साहब उससे बहुत इंप्रेस होते हैं। अब इसके बाद जब भी राजा साहब शिकार खेलने के लिए जाया करते थे तब इस लड़के को साथ लेके जाया करते थे, लेकिन अब की बार पैदल नहीं, घोड़े पर बिठा के लेके जाया करते थे। जाता था, साथ साथ घुड़सवारी भी अच्छी करना सीख जाता है और साथ ही जब ये शिकार खेलते थे तो उनसे ही उसने बंदूक चलाना भी सीख लिया और इसकी ज़िंदगी जो थी बहुत अच्छी चल रही थी। कदकाठी से मजबूत 6 फुट के आसपास का वो जवान हो जाता है 2-3 साल में ही। सब कुछ ठीक चल रहा था और इसकी दोस्ती होती है। इसके ही परिवार का एक लड़का होता है राणा भगवान डांगर। राणा भगवान डांगर से जब जब मिला करता था तो राणा इससे कहा करता था कि भैया घर परिवार में बहुत ज़्यादा मुसीबत है, परेशानी हो रही है। दरअसल राणा की बहन की इज्जत लूटी जाती है और जब इसके पिताजी विरोध करते हैं तो उसके पिताजी की हत्या कर दी जाती है। इसी इंतकाम के साथ वो घूम रहा था इधर उधर। वो कहता है, भूपत कहता है कि राणा तुम परेशान क्यों होते हो? तो तभी राणा उससे कहता है कि तुम अगर मेरी मदद नहीं कर सकते तो तुम मुझे तसल्ली भी मत दो। और एक दिन इसी राणा के कहने पर आकर ये भूपत उसके साथ चला जाता है। इनका मकसद था वहाँ जाकर अपनी बहन का और पिता का बदला लेना। पहुँच जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं तो पहले से ही उस व्यक्ति ने जिसने इज्जत लूटी थी पहले से उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। इनको घेर लेते हैं, राणा को भी बहुत पीटते हैं, साथ ही इस भूपत की भी पिटाई करते हैं क्योंकि ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। और यहाँ से राणा को तो ये बचा देता है, भगा देता है, लेकिन खुद पकड़ा जाता है भूपत सिंह चौहान। जब पकड़ा जाता है इसकी शिकायत की जाती है और अंग्रेज़ी हुकूमत इसको काल कोठरी में डाल देती है। लगभग 1 साल तक ये काल कोठरी के अंदर रहता है और जब मौका पाता है तो वहाँ से भाग जाता है। भागते ही सबसे पहले अपने दोस्त के पास जाता है और क्योंकि अब इसको 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था और बागनिया के दरबार में फिर इसको जगह नहीं मिलती क्योंकि इसके बारे में झूठी शिकायत की जाती हैं, इस पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये पैसे चुराता है, इस पर आरोप लगाए जाते हैं कि यहाँ से घोड़ों के साथ ही गलत करता है। इसलिए जब तरह तरह के इस पर आरोप लगाए गए क्योंकि बाकी लोग भी इससे कहीं ना कहीं जलने लगे थे जब ये राजा के बहुत ज़्यादा करीब आ रहा था, इसलिए इसको बागनिया के दरबार में एंट्री नहीं मिलती है। ये अपने दोस्त के पास जाता है, दोस्त जाकर कहता है कि अब हमें अपनी बहन की बलात्कार का और पिता की हत्या का बदला लेना है। दोस्त के साथ जब जाकर सीधा उस व्यक्ति के पास जाता है और मौका पाते ही उसकी हत्या कर देता है। पहली हत्या थी जो उसने अपने दोस्त की बहन का और उसने पिता का बदला लिया था। अब यहाँ से ये एक गैंग बनाते हैं। गैंग में अभी 3 लोग होते हैं, ये यानी कि भूपत सिंह चौहान, दूसरा इसका दोस्त राणा भगवान डांगर होता है और तीसरा एक और व्यक्ति होता है। तीनों मिलकर जब गैंग तैयार कर लेते हैं उसके बाद ये लूट डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति, एक लड़का जो बड़े होकर बड़ा खिलाड़ी बन सकता था, देश का नाम रोशन कर सकता था, उसकी दशा और दिशा दोनों ही पूरी तरह से बदल जाती हैं जेल जाने के बाद। यदि झूठी शिकायत को राजा साहब ने भी गंभीरता से लिया होता, राजा साहब ने उसकी मदद की होती तो ये कभी ये गलत रास्ते पर नहीं जाता और ये कभी किसी कीमत पर हत्या नहीं करता। और उस राणा की बहन का जिसने भी बलात्कार किया था या हत्या की थी उसके पिता की, उसको जेल हो जाती तो शायद ये दोनों लड़के कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते। इसके बाद ये धीरे धीरे करके अपनी टीम को बढ़ाते हैं और टीम कुछ इस तरह से बढ़ने लगती है कि टीम में 42 बड़े बड़े डाकू बदमाश शामिल हो जाते हैं। और उस टीम के अंदर जब ये 2 हिस्सों में बांटते हैं, 21 लोगों की टीम अलग होती है और दूसरी तरफ भी 21 लोगों की टीम कर दी जाती है। उन 21 बदमाशों की टीम के ऊपर एक सरदार नियुक्त किया जाता है और उन दोनों सरदारों के ऊपर ये भूपत सिंह चौहान नियुक्त किया जाता था। क्योंकि ये बेहद होशियार चालाक किस्म का था लड़का और इसको बुद्धि इसकी ज़्यादा तेज़ चलती थी, कब कैसे फैसले लेने इसको बहुत अच्छे से आता था। अब ये पहले टीम में 3 लोग फिर 42 लोग उनको भी अलग करते हैं, उसका फिर सरदार बन जाता है। और जब एक बार ऐसा होता है कि एक इसे सूचना मिलती है कि कोई इसकी मुखबरी कर रहा है, किसी व्यक्ति ने इसके बताया कि फला व्यक्ति है जो मुखबरी कर रहा है, उसको ये पकड़ के लेके आते हैं। पकड़ के लाने के बाद सबसे पहले उसकी नाक और कान काट देते हैं, यानी कि उसको मारने का बिल्कुल प्लान नहीं था। जैसे ही उसके नाक कान काटे जाते हैं तुरंत ही वहाँ पर हंगामा खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि इसको मारना नहीं है। और साथ ही कहते हैं यदि तूने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की जिसके नाक और कान काटे गए थे तो तुम्हारे परिवार को तुम्हारे मरने के तुरंत बाद मार दिया जाएगा। इसलिए नाक कान काटने के बाद उसको मरने भी नहीं दिया। और ये पहला ऐसा किस्सा था जो इस व्यक्ति की यानी कि भूपत सिंह चौहान की मुखबरी किया करता था उसके नाक कान काट लिया करते थे। और साथ ही
जहाँ जहाँ लूट डकैती होती थी वहाँ से जो पैसे मिलते थे, जो भी कोई रास्ते भर में गरीब महिला, गरीब बेटी, गरीब बच्चे, गरीब आदमी दिखाई देते थे, उनको वो पैसे दे दिया करते थे। कहते थे कि अपने परिवार का भरण पोषण करो, अपने परिवार को चलाओ। और इसी बीच में उसने एक चिट्ठी लिखी थी बड़ौदा के राजा गायकवाड़ को, और लिखकर ये कहा था कि जो आपके यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग हैं उनको आप सेवा से मुक्त कर दीजिए, और साथ ही यदि आपने सेवा से मुक्त नहीं किया तो फिर आपको मार दिया जाएगा, आपके परिवार को मार दिया जाएगा। अब अंग्रेज़ी हुकूमत, राजा साहब की हुकूमत, सबके सब इस लड़के की तलाश में जुट जाते हैं। और अब तक ये 10 से ज़्यादा हत्याएं कर चुका था, मर्डर कर चुका था, लूट डकैती न जाने कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुका था। धीरे धीरे करके इसका वर्चस्व लगातार बढ़ता चला जा रहा था। उधर देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। बात 1947 की है, जब देश आज़ाद हो रहा है। तो देश आज़ाद होने पर हिंदुस्तान के और इस हिस्से में और पाकिस्तान के उस हिस्से में जब बंटवारे के बाद कुछ ऐसी तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है, सांप्रदायिक तनाव फैलने लगते हैं, बहन बेटियों के साथ गंदे और घिनौने कृत्य हो रहे थे। तब ऐसी स्थिति में इस डाकू ने, जिसका नाम भूपत सिंह चौहान होता है, जो भी बहन और बेटियों के साथ उनके बलात्कार कर रहा था, उनमें से कई लोगों की हत्याएं इसने कर डाली थी आज़ादी के वक्त में। तब भी इसका नाम बहुत तेज़ी के साथ उभरने लगा था। लेकिन लूट डकैती जैसी घटनाओं को, राहजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देना इसके एक शौक़ में हो गया था और ये काम करना शुरू कर दिया था। इसने इस चीज़ को बदलना कभी भी नहीं शुरू किया। ये कहानी ऐसी चलती रही और इसने धीरे धीरे करके लगभग 40 लोगों के नाक और कान काट डाले थे, जो कि मुखबरी करते थे। बताया जाता है सन 2013 तक गुजरात के सुरेंद्र नगर जो जनपद है, वहाँ पे आज भी, मतलब 2013 तक लगभग 3 या 4 लोग तब तक ज़िंदा थे। आज ज़िंदा हैं या नहीं हैं, वो अंश नाक कान कटे हुए व्यक्ति आज हैं या नहीं है पता नहीं, लेकिन सन 2013 तक वो व्यक्ति ज़रूर देखे गए थे। सब कुछ इसके हिसाब से चल रहा था और डकैती, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। और धीरे धीरे करके उसने 87 हत्याएँ कर डाली थीं। 87 हत्याएँ इसके नाम हो गई थीं। साथ ही उसने 8,40,000 की लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। उस दौर में 8,40,000 की लूट होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। बहन बेटियों की सामूहिक विवाह कराने लगा, बहन बेटियों की कहीं ना कहीं मदद कराने लगा। अब अफसरों ने, जब देश आज़ाद हो जाता है, आज़ादी के बाद इस पर इनाम भी घोषित किए गए। इनाम घोषित करने के साथ साथ जिस इलाके में घटनाएं होती थीं, उस इलाके की ऑफिसर को ये एक तरह से संदेश दे दिया गया था, सूचना दे दी गई थी, यदि आपने इस भूपत सिंह चौहान को नहीं पकड़ा तो आपका जो वेतन है वो 25% कम कर दिया जाएगा, मिलेगा ही नहीं। कई साल बीत जाते हैं, लेकिन क्योंकि दौड़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ था और ये कभी इंडियन पुलिस के हाथ ही नहीं आया। ब्रिटिश यहाँ से, हिंदुस्तान से सब चले जाते हैं, उनके भी हाथ नहीं आया। और राजा साहब की जो सेना थी वो भी इसको नहीं पकड़ सकी। अब देश आज़ाद हो चुका है तो भारतीय सेना भी इसको या पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी। और धीरे धीरे करके ऐसे ही ये इसका वर्चस्व बढ़ता चला जाता है, हत्याओं का दौर बढ़ता चला जाता है। बात सन 1960 की आती है। एक बार पुलिस को सूचना मिलती है कि ये कच्छ की खाड़ी के इर्द गिर्द देखा गया है। जब पुलिस इसका पीछा कर रही थी, पीछा करते करते कब ये सीमा पार कर जाता है, इसको खुद को नहीं पता चलता। और जैसे ही सीमा पार करके आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि पाकिस्तान की सेना इसको पकड़ लेती है। पाकिस्तान की सेना इसको पकड़कर सीधा हवालात में डाल देती है। इस पर केस चला जाता है। शुरू में शक था कि कहीं ना कहीं ये मुखबरी करने के लिए, देश की जासूसी करने के लिए यहाँ पर आया है। इसको पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद इस पर केस चलता है। केस में ये साबित हो जाता है कि ये मुखबरी या जासूसी करने के लिए नहीं आया, बल्कि ये तो भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। और इस पर 87 हत्याएँ, 8,40,000 लूट जैसी वारदात के मुकदमे इस पर दायर हैं। इसलिए इस व्यक्ति को 1 साल तक की सज़ा दी जाती है। और 1 साल, क्योंकि इसने जो रूल तोड़ा था, ये बिना नियम कानून के पाकिस्तान की सीमा में जो घुस जाता है, तो 1 साल की इसको सज़ा मिलती है। कुछ इस पर जुर्माना भी ठोका जाता है। और 1 साल जब पूरा हो जाता है, वहाँ से वापस आने का इसके पास अच्छा खासा चांस था। लेकिन जब ये वापस वहाँ से जेल से निकल रहा था, रास्ते में इसको एक लड़की मिलती है और उस लड़की को ये दिल दे बैठता है। उसके बाद उसी लड़की से निकाह करता है। निकाह करने के बाद वक्त धीरे धीरे चलने लगता है और इसने जो पुरानी ज़िंदगी थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। और इसने अपना जो नाम था भूपत सिंह चौहान, इससे बदलकर अपना नाम यूसुफ अमीन रख लिया था। ऐसे किताबों में ज़िक्र होता है कि इसने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। बच्चे हो जाते हैं इसके, बेटे 4 और 2 बेटियां हो जाती हैं। 6 बच्चों के साथ ही पाकिस्तान में ही ज़िंदगी बिताता है। सन 2006 में इसके मरने की सूचनाएं अखबारों के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है, तब कहीं जाकर कई किताबें छपती हैं, कई ऐसी
किस्से कहानियों में इसका जिक्र होता है कि भूपत सिंह चौहान कितना ख़तरनाक किस्म का इंसान था। वो गरीबों का रॉबिन हुड था, उनकी मदद किया करता था और अमीरों से लूटा करता था। उसके बारे में एक बहुत ये बात भी बताई जाती है कि जब जब उसने सुनारों की दुकानों को लूटा करता था, तब तब उसका एक ही काम होता था, सुनार की दुकान से सिक्के उठाकर सीधे फेंक दिया करता था और जो बाज़ार में लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, उनसे कह दिया करता था कि आप इन सिक्कों को बटोर लो, इन सिक्कों को बीन लो। ज्वेलरी, कुछ सोना चांदी अपने साथ लेके जाया करता था और रास्ते में जहाँ जहाँ जाता था, जो गरीब मिलता था उसको देता चला जाता था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। और जब मैं इसके बारे में यानी कि भूपत सिंह चौहान के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने कई जगह ऐसी पढ़ा है, देखा है, उसमें ये साफ साफ लिखा था यदि इस लड़के को एक अच्छा अवसर मिलता, मौका मिलता, तो शायद आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा व्यक्ति होता भारत का जो कि ओलंपिक से मेडल जीत कर ला सकता था। क्योंकि इसको एक दौड़ प्रतियोगिताओं में तो ये था ही अव्वल, घुड़सवारी में भी ये किसी से कम नहीं था और निशानेबाजी बाद में सीख जाता है, निशानेबाजी में भी ये बहुत अच्छा था, गोला फेंक में भी ये बहुत ही शानदार था। तो किसी भी गेम में ये भारत को ओलंपिक मेडल जिता सकता था। लेकिन इसके साथ जो होता है, एक गलत फैसले से अपने दोस्त के चक्कर में आके इसने न केवल इसने 87 हत्याएँ की, बल्कि न जाने कितने लोगों को बर्बादी कर दिया। इसके अच्छे और बुरे किस्से गूगल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें मिसबा हुसैन हैं, प्रकाश कुमार यादव बिहार से हैं, राहुल कुमार हैं, आयशा हैं, कृष्णा कुमार, इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें नईम कुरैशी हैं, ताहिर हुसैन अंसारी हैं नेपाल से, वज़ीर अब्बासी हैं, प्रगति साहू होशंगाबाद से, गणपत सिंह, विजय कुमार, राधा रवि शुक्ला, कजीमुद्दीन अंसारी झारखंड से हैं, जय किशन प्रजापति आगरा से हैं, सूरज गुप्ता गोंडा से हैं, नरेंद्र सिंह संभल से हैं, शोएब खान, विनोद कुमार रायबरेली से, अनीस केसरपुर से, आयुष यादव मैनपुर से, जावेद खान, नोबिल कुमार, बबलू अंसारी मोतिहारी से हैं, शाबाज आलम कुवैत से, राज चौहान दिल्ली से, सुशील कुमार फैज़ाबाद से, हितेश कुमार बिहार से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।